कहते हैं इंसान को अपनी हैसियत हमेशा आसमानों जैसी रखनी चाहिए। इंसान को अपनी हैसियत हमेशा आसमानों जैसी रखनी चाहिए क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग उसे खरीद लेते हैं। नमस्कार मेरा सभी को, स्वागत है आप सबका गेट 65 चैनल पे। और आज जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग इसको सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते होंगे। इस सब्जेक्ट की importance when it comes to gate examination is very high because the kind of weightage that this subject holds is pretty much high. आप 12 से 16 मार्क्स का वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन में। और when it comes to an examination like gate तो 12 to 16 मार्क्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। और ऐसा भी नहीं कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ऑल इट नीड्स इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारे ही सब्जेक्ट्स के केस में होता है। बट एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर पे दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू सॉइल टाइप्स एंड फॉर्मेशंस। अब इस चैप्टर में होना क्या वाला है कि बेसिकली व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल टाइप्स एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक प्रिमिटिव सा टॉपिक है बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ सॉइल के बारे में तो सॉइल को बेसिकली इफ़ आई वॉन्ट टू से इट इन माई वर्ड्स, मैं सॉइल को एक तरीके से कह सकता हूँ सॉइल इज़ नथिंग बट द अल्टीमेट फाउंडेशन। ऑल राइट, तो सॉइल इज़ नथिंग बट द अल्टीमेट फाउंडेशन विच सपोज द स्ट्रक्चर। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट बेसिकली रेस्ट ऑन द सॉइल, राइट। और जो बिल्डिंग्स के या एक तरीके से कह सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन होते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, दीज आर नथिंग बट the substructures that are designed in such a way so that the imposed load or the dead load of the structure is transferred effectively and distributed to the ultimate foundation that is nothing but the soil. Okay? अब soil को पढ़ना ज़रूरी क्यों हो जाता है? It's just because of this very simple nature कि soil जो एक तरीके से कह सकता हूँ जो natural deposition होता है ना soil का, वो जो natural deposit of the soil होती है that is of वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर। और ये कॉम्प्लेक्स नेचर होने की वजह से दिस सॉइल एक्चुअली बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल। और ये अनप्रेडिक्टेबल होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन। द वेरी फर्स्ट इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वेरियस इंजीनियरिंग पैरामीटर्स आर नॉट इजी टू बी डिटरमाइंड। इसलिए हम इसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो दूसरा रीजन होता है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि एवरी सॉइल हैज़ अ मेमोरी स्ट्रेस ऑफ इट्स ओन। ओके, मेमोरी स्ट्रेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, आने वाला एक चैप्टर होगा हमारे पास दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ओके, उस कंसोलिडेशन चैप्टर में हम इस मेमोरी स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये मेमोरी स्ट्रेस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, और इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू मेमोरी स्ट्रेस, तो मेमोरी स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली सॉइल की हिस्ट्री। एंड व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल एक सब्जेक्ट आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम अपने बीटेक लेवल पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जियोलॉजी पढ़ाई जाती है। दैट इज़ द ओनली सिंपल, दैट इज़ जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि हमें सॉइल का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में आसानी हो, राइट। ओके, ये तो हो गई एक ऊपर की बातें होगी। अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ओके, दैट इज कॉल्ड द सॉइल फॉर्मेशन। अगर मैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ तो सॉइल फॉर्मेशन जो होती है किसी भी सॉइल की, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज the organic soil and the second one is the inorganic soil. अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो ऑर्गेनिक सॉइल जो हमारे पास होता है इसको कभी भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है ओके स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन के लिए। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी सिंपल नेचर कि ये जो सॉइल होता है दैट इज एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल, और एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल होने की वजह से इसको कभी भी हम आइडियल सॉइल नहीं मानते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, राइट। नाउ अब अगर हम इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉइल जो होता है दैट इज कंसिडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़।
और अगर इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करूं तो इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉइल्स जो होते हैं हमारे पास वो दो तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द फिजिकल फॉर्मेशन, और आई शुड से फिजिकल वेदरिंग, एंड द सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग। अच्छा, इतने इंटेलिजेंट तो हम सारे हैं कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, बट जो की पॉइंट है फिजिकल वेदरिंग का वो ये है कि जो पेरेंट रॉक होती है, ठीक है, कोई भी सॉइल होती है वो अपने पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होती है, और ये डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो अलग अलग एक तरीके से कह सकते हो नेचुरल फोर्सेस की वजह से या सम टाइम मैन मेड फोर्सेस की वजह से उस पेरेंट रॉक पे लगता है, जिससे वो पेरेंट रॉक डिसइंटीग्रेट होती है, राइट। और पेरेंट रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है इनटू अ काइंड ऑफ अ सॉइल, ठीक है। द सेम डिसइंटीग्रेशन गोज विथ केमिकल वेदरिंग ऑल्सो, कि भाई आपके पास एक पेरेंट रॉक है और उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई और वो भी एक सॉइल बन गई। बट द की डिफरेंस इज दैट द सॉइल इन केस ऑफ फिजिकल वेदरिंग actually possesses the same property as that of the parent rock. But when it comes to chemical weathering, because of certain forces in aspect of the chemical weathering, जैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ओके, और भी अलग अलग तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है वो सॉइल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर हो जाती है when it is compared to its parent rock, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो केमिकल वेदरिंग से सॉइल बनते हैं उनका एग्जांपल अगर हम देख लें तो एक आपके पास हो गया क्ले, और कई कबार सिल्ट को भी कंसिडर कर लिया जाता है, राइट। अब अगर मैं फिजिकल वेदरिंग के केस में बात करूं तो फिजिकल वेदरिंग में जितने भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी कोर्स ग्रेन्ड एग्जाम्पल हमारे पास, अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के बारे में बात मैं करूंगा तो सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ठीक है, ये सारे, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होते हैं। तो ये सारे एक तरीके से फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे हैव देयर प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट रॉक, राइट। अब जो दूसरी चीज हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है, अच्छा, एक टॉपिक कई बार आता है दैट इज कॉल्ड वेदरिंग एंड लिथेफैक्शन। तो वेदरिंग मतलब क्या होता है? अब अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम से आपको समझाता हूँ, सपोज दैट ये आपकी पेरेंट रॉक है, ओके, ये आपकी पेरेंट रॉक है और ये आपकी सॉइल हो गई, क्यों, है ना। तो अगर इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाते हैं कि भाई पेरेंट रॉक से सॉइल बनने में ऑब्वियसली बात है वो टूटी होगी, पेरेंट रॉक से सॉइल बनने में जो प्रोसेस होता है दैट इज ड्यू टू वेदरिंग एक्शन। और कई बार क्या होता है, जो सॉइल होती है वो उसको इतने हद तक कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो एक तरीके से, नॉट आइडियली आई शुड से, बट हो सके एक तरीके से अपने पेरेंट रॉक की फॉर्मेशन ले लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं लिथेफैक्शन, ओके। तो ये हो गई भैया वेदरिंग और लिथेफैक्शन के बारे में बात। अब जो चीज़ हमें आगे यहाँ पे देखनी है, एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल हो गया और ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया। अब रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जैसा कि नाम बता रहा है, और ये काफ़ी इजी चीज़ भी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेसिडुअल सॉइल्स क्या होते हैं? वो सारे सॉइल्स जो कि अपने पेरेंट रॉक के आसपास ही फॉर्म होते हैं और वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, दीज आर नोन एज रेसिडुअल सॉइल्स। और आई शुड से दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ रॉक वेदरिंग, ओके, एंड दे आर स्टिल लोकेटेड एट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओके। तो बेसिकली इनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है उसके आसपास ही ये मिलेंगे आपको, ओके। तो नियर टू दी प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन उनको हम रेसिडुअल सॉइल बोल लेते हैं। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड एंड दे गेट ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो इनको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं अगर देखा जाए मोटी मोटी, ठीक है, तो हम इसको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है अलूवियल डिपोजिशन, एक होता है लैक्यूस्ट्रीन डिपोजिशन, एक हमारे पास होता है मरीन डिपोजिशन, और एक हमारे पास होता है एओलियन डिपोजिशन, और एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल डिपोजिशन। अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन याद करने जैसा कुछ है नहीं, बस एक की टर्म पकड़ना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो यूजुअली छोटे छोटे से एक मैच द कॉलम टाइप के आ जा सकते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया अगर हमारे पास हो जाएगा तो छोटे मोटे एग्जाम जैसे SSCs हो गए और भी कुछ JEE लेवल के एग्जाम्स में आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। तो एलुवियल में आपको जो की टर्म पकड़ना है वो ये होता है कि दिस काइंड ऑफ डिपोजिशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सस्पेंशन इन द रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब रनिंग वाटर का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या हो जाता है आपके पास, रिवर, तो ये याद रखना। लकूस्ट्रीन, लकूस्ट्रीन मतलब होता है फ्रेश वाटर डिपोजिशन। फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलेगा, लेक में मिलता है, लेक्स हो गया आपके पास। मरीन जैसा नाम बता रहा है भाई, सी वाटर, इसमें कुछ R&D करने की जरूरत है नहीं। एओलियन, एओलियन जैसे बता रहा हूँ मैं आपका विंड डिपोजिशन हो गया। और ग्लेशियल हमारे पास जैसे आइस के थ्रू डिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो एक छोटी छोटी चीज़ ये सारी बात हो गई। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या, अगर लकूस्ट्रीन में बात करेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल याद रख लेना, वाव्ड क्ले बोलते हैं उसको। ठीक है, इनको हम वाव्ड क्ले बोलते हैं। क्ले सिल्ट का एक अलग सा डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम वाव्ड क्ले बोलते हैं। अब अगर मैं मरीन डिपोजिशन के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखना, MARL, माल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं एओलियन डिपॉजिट में याद रखना हूं तो क्या हो सकता है, एक होता है एग्जाम्पल लोइस सॉइल का नाम याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद अगर आइस में बात में करता हूं देन दैट इज कॉल्ड टिल, TILL। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, जाने से पहले थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक हो जाते हैं, कुछ नाम है हमारे पास। ठीक है, अदर फेमस सॉइल्स कह सकते हो, अदर फेमस सॉइल नेम्स जो कि आप कहीं ना कहीं सुनते होगे और आपको पता भी होगा, और ये चीज़ें पूछी भी कभी कभार जाती हैं। एक होता है बेंटोनाइट क्ले बोलते हैं इसको। ठीक है, बेंटोनाइट जो है एक तरीके से इसको हम ड्रिलिंग मड भी बोलते हैं, कई बार इसको ड्रिलिंग मड बोलते हैं। ओके, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों बोलते हैं, ये एक चैप्टर आएगा जिसमें हम मोंटमोरेलोनाइट, एलाइट, केओलिनाइट, इन सब के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें एक एग्जांपल बन जाता है मोंटमोरेलोनाइट का ये। ठीक है, तो एनीवेज ये आगे की चीज़ है, आप बस इतना याद रखें कि ये बेंटोनाइट को हम ड्रिलिंग मड भी बोलते हैं और इसका ओरिजिन जो होता है दैट इज थ्रू वॉल्केनिक ऐश। सेकेंड जो चीज़ हमारे पास होती है दैट इज, एक चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, आई थिंक पीट, मक और ह्यूमस। अब इसमें देखो पढ़ने वाली चीज़ है क्या, याद करने वाली चीज़ क्या है। एग्जाम में यूजुअली ये पूछा था कि भैया ऑर्गेनिक पीट जो होता है टोटली ऑर्गेनिक होता है। अगर मक की बात मैं करता हूँ तो ये भैया इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है, दोनों होता है। और अगर ह्यूमस की बात मैं करता हूँ तो ह्यूमस जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड। ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर होता है। ऑलराइट, तो पीट, मक और ह्यूमस, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो पीट है ऑर्गेनिक, मक जो है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, और ह्यूमस दैट इज ऑलवेज पार्शियली डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर। ठीक है, अगर नोट बना रहे हो तो इन की टर्म्स को जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारी हेल्प करेंगे, और एग्जाम्पल्स लिख लेना, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड कलूवियल सॉइल। ओके, कलूवियल सॉइल जो होता है दैट इज एक तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन में बोलूँ तो इट्स नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस एट द बेस ऑफ स्टीप क्लिफ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉक फ्रैगमेंट्स। कहने का मतलब ये होता है, कई बार कुछ क्लिफ्स होती हैं, सपोज दैट आपकी ये क्लिफ है एंड तो क्या होता है कि बहुत जगह पे ना आपके क्लिफ्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जगह पे टूट जाती हैं। तो बेसिकली बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये छोटे छोटे सॉइल के जो टुकड़े होते हैं या एक तरीके से रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं वो टूट के सारे आकर के एक पॉइंट पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम कलूवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपके पास टर्म्स आ जाते हैं जैसे ग्रेविटी, तो उसमें कलूवियल का एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, तो दैट इज द कीवर्ड फॉर कलूवियल सॉइल। तो यहीं तक था ये चैप्टर, और यहीं तक इस चीज़ को हमें कवर भी करना था। अब जाने से पहले दो क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी ही एक तरीके से टॉपिक का रिवीजन भी कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से बता भी सकते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज असर्शन एंड रीजन टाइप। आई होप सबको पता होगा ABCD का मतलब। तो यार इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लो, इस वीडियो को कर देना पॉज, और पॉज करने के बाद अपना आंसर देखना और इस वीडियो को कर देना प्ले, मैच कर लेना, मैं बता देता हूँ। चलो असर्शन पढ़ लेते हैं फटाफट। असर्शन है क्या, द एग्रीगेट
physical properties in coarse grained soil are a function of relative density and particle shape। ओके, रीजन इसके लिए क्या दे रखा है कि भैया सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द सॉइल ग्रेन्स सेटल आउट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू मास डिराइव फोर्सेस। ओके, तो पहले तो असर्शन को एनालाइज करते हैं कि द एग्रीगेट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ध्यान रखना कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात हो रही है, एग्रीगेट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, आर अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगले चैप्टर में बताऊंगा सारी चीज़ें। एंड पार्टिकल शेप, ये बिल्कुल सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है दैट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ओनली, और पार्टिकल शेप तो होती ही है, राइट। रीजन पे आ जाते हैं, सिंगल ग्रेन्ड, याद रखना सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म विद द सॉइल ग्रेन सेटल आउट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू मास डिराइव फोर्सेस। ये भी बात सही है, बट इन दोनों का कोई आपस में रीजन नहीं बन रहा है, तो ये भी सही है ये भी सही है, तो आंसर विल बी बी। ओके, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये थोड़ा सा मैच द कॉलम टाइप का हो गया, तो इस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को पॉज करके वही सेम प्रोसीजर अपनाना। मैच द कॉलम है, पहला जो लिस्ट मैंने दे रखी है, दीज आर नथिंग बट द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, राइट। क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकते हैं, आइस हो सकते हैं, एयर हो सकते हैं, ग्रेविटी हो सकता है, ठीक है। एंड द शेप एंड राउंडनेस ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स एक्ट कर रहे हैं किसी सॉइल पे, तो उस सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे उनके शेप और राउंडनेस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो भाई फटाफट देख लो, वाटर, आइस, एयर, ग्रेविटी, एंगुलर, नॉन स्फेरिकल, एंगुलर सोल्ड पार्टिकल्स, राउंडिंग ऑफ सैंड ग्रेवल, हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग, ठीक है। वैसे मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि सोल्ड पार्टिकल्स होते क्या हैं। सोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, सोल्ड पार्टिकल्स एक तरीके से जो राउंड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको सोल्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास सोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो भाई देखो इसका आंसर होगा क्या अब यहाँ से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम वाटर के बारे में बात करते हैं। तो अगर वाटर के बारे में बात मैं करूँगा तो वाटर अगर लग रहा होगा तो वाटर क्या होगा, किसी भी चीज़ को राउंड बना देता है, ठीक है। तो भाई वाटर का ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम आइस के बारे में बात कर रहे होंगे तो आइस किसी चीज़ को क्या करता है, आइस किसी भी चीज़ को एंगुलर बनाता है एंड सोल्ड पार्टिकल्स बना देता है उसको, तो आइस का ये हो गया। अब अगर मैं एयर के बारे में बात करने वाला हूँ तो एयर कभी भी एक्ट करती है तो हाई डिग्री ऑफ राउंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ राउंडनेस का ये हो गया ऑप्शन। और चौथा आता हो या नहीं आता हो, आंसर तुम्हारे पास एक ही आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंगुलर और नॉन स्फेरिकल बनता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या कर रहोगे कि इस क्वेश्चन को कई बार तुम एक तरीके से कर सकते हो कि इसको नोट भी करके रख सकते हो कि ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स है जिसकी वजह से शेप एंड राउंडनेस पे क्या असर पड़ता है। ऑल्दो अलग और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट आई थिंक मेरी समझ से शेप एंड राउंडनेस जो है वो एक तरीके से कभी कभार पूछा जा सकता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।